स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता अपितु बिंब ग्रहण करना होता है। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी शिवदान सिंह चौहान। तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का। सवाल नंबर दूसरे में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता बल्कि जिस परिवेश में सांस लेता है उसकी धड़कन को महसूस करता है, अतः उसका चित्र प्रमाणिकता के आधार पर करता है। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए प्रसाद, बी निराला, सी इलाचंद जोशी और डी प्रेमचंद। तो दूसरे का उत्तर बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो प्रेमचंद का है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करके प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग, अरुण मुख तरुण अनुरागी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा प्रतीक है? ए सांस्कृतिक, बी आध्यात्मिक, सी ऐतिहासिक और डी प्राकृतिक। तो आपको बताना है कि इसमें किस तरह के प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है वो प्राकृतिक प्रतीक का प्रयोग किया गया है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। और ये पंक्ति जो है वो निराला के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा है? निराला के द्वारा। सवाल नंबर चौथे में कह रहे कि तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अज्ञे की उपयुक्त पंक्तियों में बिंब है। तो आपको था ना कि अज्ञे की जो पंक्ति है इसमें किस तरह के बिंब का प्रयोग किया गया है। ए स्पर्श, बी घ्राण, सी श्रव्य और डी दृश्य। तो चौथे में आपको ये बताना है कि इसमें किस तरह के बिंब का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो इसमें जो है वो घ्राण बिंब का प्रयोग किया गया है। घ्राण बिंब का अर्थ होता है जो किसी गंध के माध्यम से किसी वस्तु स्थान का अनुभव, स्थान या अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है, उसे जो है घ्राण बिंब कहा जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहे कि अहिड़ी दबलाइया मृग पुकारे रोए, जा बन में कीड़ा करी दाक्षत है बन सोए। उपयुक्त तो हमें प्रयुक्त मृग पुकारे रोए बिंब द्वारा इनमें से किसकी अभिव्यक्ति हुई है? ए व्यवस्था, बी संसार की नश्वरता, सी सहायता और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर पांचवें का उत्तर देखा जाए तो पांचवें का उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा, संसार की नश्वरता। गुरु रूपी शिकारी शिष्य के मन रूपी देहात्मक वन में ज्ञान विरह की आग लगती है और वासना रूपी मृग जो है वो चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगता है? रोने लगता है कि वह जिस जो है विषम रूपी वन में भोग कर रहा था, अब वह क्या हो रहा है? वो नष्ट हो रहा है। इसलिए संसार की नश्वरता जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठे में कह रहे कि निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा हिस्सा है जितना वह समाज में वे जी रहे हैं। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि निराला के संबंध में कहा गया यह कथन किसका है। ए महादेवी वर्मा, बी कुर नारायण, सी नागार्जुन और डी राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है छठवें का उत्तर कि किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो कुंवर नारायण का है, विकल्प बी उत्तर छठवें का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। कह रहे हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? आपको ये बताना है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है। ए कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, बी प्रत्याश, सी अर्धकथानक और डी कह रहा है मेरा जीवन वृत्तांत। तो आपको ये बताना है कि हिंदी की पहली जो आत्मकथा है वो पहली आत्मकथा इनमें से कौन है। तो अगर हिंदी की पहली आत्मकथा देखा जाए तो हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्धकथानक। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। बनारसी दास जैन की जो है ये लिखी गई आत्मकथा है जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में करें कि जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? आपको ये बताना है कि जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। ए कह रहा है आत्मकथा, बी संस्मरण, सी कह रहा है उपन्यास और डी कह रहा है साक्षात्कार। तो आठवें का उत्तर बताना है कि आठवें का उत्तर क्या होगा। तो आठवें का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मकथा कहा जाता है। सवाल नंबर 9 में कह रहे कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है।
तो आपको ये बताना है कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी राम कुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अस्क और डी कह रहा है निर्मल वर्मा। तो आपको ये बताना है कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शिवदान सिंह चौहान को। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वें में कह रहे हैं कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ए कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, बी गुलाब राय, सी चतुर शास्त्री और डी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ये बताना है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इस आत्मकथा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प डी जो है उत्तर 10वें का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे हैं कि महाराज की मुद्रा से कृत होने के लिए नहीं हूं। यह कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में के किस पात्र का है? आपको 11वें नंबर सवाल में ये बताना है कि मैं राज की मुद्रा से कृत होने के लिए नहीं हूं। यह कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक के किस पात्र का है? ए कालिदास, बी मातुल, सी विलोम और डी संगिनी। तो 11 का उत्तर आपको देना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कालिदास के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि विवाह की कल्पना में जो आनंद है, विवाह में कहाँ? यह कथन किस नाटक से संबंधित है? तो आपको बताना है कि विवाह की कल्पना में जो आनंद है, विवाह में कहाँ? यह कथन जो है वो किस नाटक से संबंधित है? ए छठा बेटा, बी पैंतरे, सी कैद और उड़ान और डी अंजो दीदी। तो आपको ये बताना है कि विवाह की कल्पना में जो आनंद है, विवाह में कहाँ? यह कथन किस नाटक से है? तो ये कथन जो है वो अंजू दीदी नाटक से है और इसे श्रीपत के द्वारा ये कहा गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो विकल्प गलत है वो कौन-सा है? ए कह रहा है ज्यादा अपनी कम पराई अस्क, बी कह रहा है मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी, सी कह रहा है कि 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत और डी कह रहा है कि चेतना के बिंब महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प डी जो है वो नहीं है। चेतना के बिंब जो है वो नगेंद्र का है, महादेवी वर्मा का नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि चीणों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 14 नंबर सवाल में आपको ये बताना है कि चीणों पर चांदनी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है? ए कृष्णा शोभती, बी निर्मल वर्मा, सी भीष्म शाहनी और डी ममता कालिया। तो 14 का उत्तर देना है कि चीणों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये निर्मल वर्मा का है। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में करें कि मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? आपको बताना है कि मेरी जीवन यात्रा ये किसकी रचना है? ए प्रभाकर माचवे, बी राहुल सांकृत्यायन, सी अज्ञे और डी राम कुमार वर्मा। तो 15 में आपको बताना है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो मेरी जीवन यात्रा जो है वो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धामनो है। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए घनानंद की है, बी कह रहा है आलम की, सी ठाकुर की और डी बोधा की। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो है पंक्ति का उत्तर आपको पता होगा। तो ये पंक्ति जो है वो बोधा की है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 में कह दिया कि महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो आपको 17 में ये बताना है कि महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? ए शब्दपर्णा, बी दीप शिखा, सी नीरजा और डी सांध्य गीत। तो आपको बताना है कि महादेव वर्मा की वो कौन सा काव्य संग्रह है जिसकी कविताएं जो है वो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आपका, उसका नाम क्या है? शब्दपर्णा है। तो 17 का उत्तर क्या होगा? 17 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए शब्दपर्णा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे हैं कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत जुक जुक परत अजहि चितवत एक बार। कबीर रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो आपको बताना है कि रसलीन की ये जो पंक्ति है उनके किस संग्रह से ली गई है?
ए रस प्रबोध, बी अंग दर्पण, सी रस प्रबोध और अंग दर्पण और डी कह रहा है कि इनमें से आ, किसी में नहीं। तो आपको बताना है कि ये जो है वो पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यह रंग दर्पण से ली गई है। तो 18 का उत्तर बी सही हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। तो आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। ए मतिराम, बी देव, सी जायसी और डी सूर। तो आपको बताना है कि जो हिंदी नवरत्न है उसमें किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, जायसी को स्थान इन्होंने नहीं दिया है। बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। 20वें में पूछ रहा है कि नवगीत विधा से संबंधित कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है। ए वीरेंद्र मिश्र, बी कुंवर बेचैन, सी रविंद्र भ्रमर और डी कह रहा है शंभुनाथ सिंह। तो आपको ये बताना है कि दर्द जहां नीला है ये जो कृति है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कृति जो है वो शंभुनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 पर। 21 में कह रहे हैं कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, न किसी प्रकार की कथनी वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है। तो आपको ये बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो आपका डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में करेक्ट कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है। आपको ये बताना है कि कृषक क्रंदन जो है इनमें से किसकी काव्य कृति है। ए रामनरेश त्रिपाठी, बी राम कुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और डी मैथिली शरण गुप्त। तो 22वें में आपको ये बताना है कि कृषक क्रंदन जो है किसके द्वारा लिखित जो है वो काव्य कृति है। तो कृषक क्रंदन जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में करें कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु के द्वारा लिखित यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है। ए भारत दुर्दशा, बी कालचक्र, सी अंधेर नगरी और डी बादशाह दर्पण। तो 23 में आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है उनकी किस रचना से ली गई है। तो यह जो है कालचक्र की भूमिका से ली गई है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। तो आपको ये बताना है कि यह किस शीर्षक से लिखा गया था। ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य की परंपरा, सी हिंदी साहित्य का अतीत और डी हिंदी साहित्य का विकास। तो आपको 24वें में ये बताना है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो है वो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। विकल्प डी जो है वो 24 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 में क्या कह रहा है। 25 में कह रहा है कि कब को तेरत दिन है सोन श्याम सहाय, तुम हूँ लागत जगत गुरु, जग नायक जगबाय। इस दोहे में कवि शिकायत करता है, प्रार्थना करता है, आत्मनिवेदन करता है या व्यंग करता है। तो आपको बताना है कि इस दोहे में कवि क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आत्मनिवेदन कर रहा है या व्यंग कर रहा है। तो इसमें अगर कवि की बात की जाए तो इसमें कवि जो है वो शिकायत कर रहा है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।